Dear students, we are going to start the lecture of control systems and the lecture number is 10.1. The topic is frequency response analysis. तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले frequency response analysis का. The steady state response of a system to a purely sinusoidal input is defined as frequency response of a system. ठीक है, जो भी steady state response होगा सिस्टम का प्योरली साइनोसाइडल इनपुट पर, जो इनपुट होगी वो प्योरली साइनोसाइडल होगी. ठीक है, और उस इनपुट पर जो भी आउटपुट स्टेडी स्टेट रिस्पांस मिलेगा उस सिस्टम को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ए सिस्टम. इन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल इज वेरीड. कि इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी होगी और अ सर्टेन रेंज. ठीक है, सर्टेन रेंज तक जहां तक सिस्टम परमिट करेगा वहां तक वेरी होगी एंड द रिजल्टिंग रिस्पांस इज स्टडीड. जो भी रिस्पांस आएगा आउटपुट पे, जो रिजल्ट होगा उसको स्टडी किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल की वेरिएशन ओवर अ सर्टेन रेंज. In the steady state, sinusoidal inputs to a linear system generate sinusoidal responses of the same frequency. ये बात ध्यान में रखेंगे कि स्टेडी स्टेट में साइनोसाइडल जो इनपुट्स होंगे लीनियर सिस्टम की वो ही जनरेट करेंगी साइनोसाइडल रिस्पांस सेम फ्रीक्वेंसी की. तो चेंज क्या होगा वो देख लेते हैं. इवन दो these responses are of the same frequency as the input, they differ in amplitude. ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट होगा, डिफर करेगा एंड फेज एंगल फ्रॉम द इनपुट. तो इनपुट के हवाले से दो चीजें जो हैं वो डिफर करेंगी रिस्पांस में. एक एम्पलीट्यूड है और दूसरा जो है वो फेज एंगल होगा फ्रॉम द इनपुट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से. और दीज डिफरेंसेस आर फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये जो डिफरेंस आएंगे ये डिफरेंसेस जो हैं ये फंक्शंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के ही होंगे. Sinusoids can be represented as complex number called phasors. हमें अंदाजा है कि साइनोसॉइड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर से और उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को फेजर्स कहकर पुकारा जाता है. तो इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंसेप्ट क्या है उसको देख लेते हैं. The magnitude of the complex number is the amplitude of the sinusoid. एक तो एम्पलीट्यूड हो गया, जो भी साइनोसाइड का एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि ये डिफर हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट फ्रीक्वेंसी. एंड द सेकंड वन इज द एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कह सकते हैं फेज एंगल ऑफ द साइनोसाइड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइनोसाइड and the angle of the complex number is the phase angle of the sinusoid. तो ये क्या होगा कंप्लीट सिस्टम. thus m1 cos omega t plus phi. तो m1 is our system's amplitude and the second part is the phase angle, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे in the frequency response concept can be represented as m1 angle of phi 1. ठीक है, और ये जो सेकंड पार्ट है ये है एंगल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, इन द फेज एंगल फॉर्म. जस्ट लाइक इसको ओमेगा टी प्लस फाइव को टोटल को हम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल ऑफ फाइव वन. ठीक है, और वेयर द ओमेगा इज इनपुट फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर हमें अवेलेबल है. तो ओमेगा जो है इम्प्लिसिट फ्रीक्वेंसी होगी और जिसको हम इनपुट फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे. तो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंसेप्ट क्या हुआ. सो टू गेट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस टू स्केच द वेरिएशन. ठीक है, स्केच होगा वेरिएशन का इन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा. ठीक है, तो वेरिएशन जो स्केच होगा ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का होगा. तो ये जो जी ऑफ एस है
ठीक है, तो S इज इक्वल टू जे ओमेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में हम S को इक्वेट कर देंगे जे ओमेगा की फॉर्म में। ठीक है, तो G ऑफ जे ओमेगा इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्या होगा, स्केच द वेरिएशन इन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन व्हेन ओमेगा इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। मतलब ये होगा कि ओमेगा जो है इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरिड करेगी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, a system causes both the amplitude and phase angle of the input to be changed। ठीक है, सिस्टम जो होगा वो एम्पलीट्यूड और फेज एंगल ऑफ द इनपुट को चेंज करेगा। therefore the system itself can be represented by a complex number। ठीक है, सिस्टम जो है वो itself रिप्रेजेंट किया जा सकता है in the form of the complex number। thus the product of the input phasor and the system function yields the phasor representation of the output। तो ये जो दोनों चीजें होंगी ये क्या yields करेंगी, फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट होंगी जो कि इनपुट फेजर का और सिस्टम फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंसेप्ट में इसकी बेसिक्स देख लेते हैं कि यहाँ पर एक मैकेनिकल सिस्टम के हवाले से इनपुट आउटपुट का क्या रिलेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू दी सिस्टम। तो हम ये कह रहे हैं कि एक मैकेनिकल सिस्टम है जहाँ पर फोर्स जो है वो एज फॉर इनपुट काउंट हो रही है, जिसको हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एम आई कॉज ओमेगा टी प्लस फाई ऑफ आई। ठीक है, और इसकी आउटपुट हम देख सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू एम आउट कॉस ओमेगा प्लस फाई ऑफ आउट। ठीक है, जो कि रिलेशनशिप यही जाहिर कर रहा है कि जो इनपुट है उसी के लिहाज से स्टेट की आउटपुट भी गिवन होनी चाहिए, और ये कि अगर इनपुट फोर्स एफ ऑफ टी गिवन हो और साइनोसाइडल की फॉर्म में गिवन हो तो ये होगा कि स्टेडी स्टेट आउटपुट रिस्पांस एक्स ऑफ टी जो है वो सिस्टम का वो भी साइनोसाइडल ही होगा और एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इनपुट होगा। तो इफ द इनपुट फोर्स एफ ऑफ टी इज साइनोसाइडल, द स्टेडी स्टेट आउटपुट रिस्पांस एक्स ऑफ टी ऑफ द सिस्टम is also sinusoidal and at the same frequency as the input। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये सिस्टम का, ठीक है, का एम्पलीट्यूड और फेज एंगल है, ये इनपुट का है, ठीक है, इनपुट का, और इसी तरीके से दिस वन इज द आउटपुट। तो वी हैव थ्री पार्ट हेयर, फर्स्ट इज द इनपुट वन, सेकंड इज द सिस्टम वन एंड थर्ड वन इज द आउटपुट। अब इस हिस्से की फर्दर इलस्ट्रेशन अगली स्लाइड पे देख लेते हैं कि इनपुट, सिस्टम एंड आउटपुट। assume that the system is represented by the complex number। ठीक है, सिस्टम है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से एज्यूम कर रहे हैं जिसमें m ऑफ ओमेगा एंगल ऑफ फाई ओमेगा, जो कि हम यहां पर देख सकते हैं, दिस इज अ सिस्टम, m ओमेगा एंगल ऑफ फाई ओमेगा। एंड नाउ रिलेशनशिप पे बात करते हैं। द आउटपुट इज फाउंड, जो आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन है इनपुट की, ठीक है, ऑफ द इनपुट बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की जो रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसके साथ इनपुट की जो सिस्टम की कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको दोबारा देख लेते हैं। द आउटपुट इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सो द स्टेडी स्टेट आउटपुट साइनोसाइड इज क्या हो जाएगी, अगर हम ये बात करें आउटपुट की, तो
m of out omega angle of phi of out omega is equal to this is one is the system, ठीक है, m of omega, ठीक है, and this one is the input। तो हम देख रहे हैं कि दोनों को, पहला जो है ये सिस्टम है this one and the second one is for the input। इसी तरीके से एंगल, फर्स्ट वन इज द सिस्टम 5 और प्लस सेकंड वन इज द इनपुट। तो अब ये आउटपुट टोटल यहां पर अभी हम देख लेते हैं क्या होगी। तो m out of omega is the magnitude response and, ठीक है, phi of omega is the phase response। The combination of the magnitude and phase frequency responses is called the frequency response। just like दोनों combinations को हम frequency response कहेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं f of t is the input, ठीक है, force input for the previous example। तो हम ये कह रहे हैं कि this portion is the mi amplitude and this portion is the angle। okay, so after the multiplication with the system complex numbers, ठीक है, this is the input and this is a system complex number, we will got here, ठीक है, हम यहां देख रहे हैं कि m out is equal to mi multiply by this one multiply by system m and इसी तरीके से हम एंगल देख लेते हैं phi out is equal to this system, ठीक है, phi of omega plus phi input। तो हम इसको कह सकते हैं phi plus phi input। तो यहां पर हमें आउटपुट की फॉर्म में नजर आ रहा है। सो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के कंसेप्ट को इलस्ट्रेट किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब बेसिक लेवल का अगर हम बात करें कि ट्रांसफर फंक्शन एनालाइजर हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम ये कहें कि प्रैक्टिकली ट्रांसफर फंक्शन को निकालना चाहें तो हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट हों कि जिनके थ्रू हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को फाइंड कर सकें। अगर हम ये कहें कि हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल नहीं है तो हम फॉर प्रैक्टिकली अप्रोच लेबोरेटरी के अंदर ट्रांसफर फंक्शन एनालाइजर के थ्रू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो इनके लिए क्या क्या ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड होगा। वी नीड अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ठीक है, जो कि यहां पर मौजूद होगा इनपुट पे, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड एम्पलीट्यूड मेजरिंग डिवाइस होगी, ठीक है, जो कि आउटपुट पे होगी हमारे पास। और इसके साथ साथ ए फेज मेजरिंग डिवाइस जो यहां पर मौजूद होगी, जो कि फेज को मेजर करके बताएगा। क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द रेशियो ऑफ आउटपुट एम्पलीट्यूड टू द इनपुट एम्पलीट्यूड, ठीक है, रेशियो बताएंगे क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ऑब्टेन द रेशियो ऑफ आउटपुट एम्पलीट्यूड टू द इनपुट एम्पलीट्यूड। इसी तरीके से एंड द फेज एंगल बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट एम्पलीट्यूड। हम देख रहे हैं कि जो फेज मेजरिंग डिवाइस है वो यहां पर दो पोर्शन पर कनेक्ट हुई हुई है, इनपुट पे और आउटपुट पर, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम एम्पलीट्यूड जो है वो निकालना चाहें तो उसके लिए लेबोरेटरी में नॉर्मली वोल्ट मीटर्स भी यूज हो सकते हैं और CRO भी यूज हो सकती है, और फेज मेजरिंग डिवाइस के लिए भी CRO जो ऑसिलोस्कोप है वो भी यूज किए जा सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल ऑपरेटर्स जिसे हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का या ट्रांसफर फंक्शन एनालाइजर का। एडवांटेजेस देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच के। पहला पॉइंट है, विदाउट द नॉलेज ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन the frequency response of stable open loop system can be obtained experimentally। just like in the last slide हमने देखा था एक छोटा सा ऑपरेटर्स है जिसके थ्रू हम ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। लेकिन शर्त यह होगी कि सिस्टम इज ओपन लूप, ठीक है, सिस्टम होगा।
सेकंड पे, these methods are easy to use for design of control systems. जो फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच में जो मेथड यूज किए जाते हैं वो इजीली डिजाइन होते हैं, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम के लिए इजी टू यूज होते हैं, एंड फॉर फाइंडिंग एब्सोलूट एज वेल एज रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये जो एनालिसिस होंगे ये एब्सोलूट के अलावा रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी सिस्टम की चेक करने में हेल्प करेंगे। कैलकुलेशंस आर सिंपल एंड मेथड्स ऑफ डिजाइन आर वेल टेस्टेड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के जो डिजाइंस हैं वो 1920s 30s 40s से डिजाइन शुदा हैं और बड़े वेल टेस्टेड हैं और इनको काफी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, ये जो मेथड्स हैं और ये सिंपल्स कैलकुलेशंस के साथ अवेलेबल हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेस्ट आर सिंपल एंड कैन बी मेड एक्यूरेटली बाय यूज ऑफ readily अवेलेबल सिग्नल जनरेटर्स, ठीक है, जो सिग्नल जनरेटर्स हैं उनके थ्रू इनको एक्यूरेटली यूज किया जा सकता है। एंड द प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और इसके अलावा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत प्रिसाइज होते हैं और उनके थ्रू फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स टेस्ट किए जा सकते हैं, जो कि सिंपल भी होंगे, इनएक्सपेंसिव भी होंगे एंड इजी टू यूज भी होंगे। फॉर डिफिकल्ट केसेस सच एज कंडीशनली स्टेबल सिस्टम, कंडीशनली स्टेबल सिस्टम के लिए नाइक्वेस्ट प्लॉट जो है वो probably the only method है to analyze the stability, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशनली स्टेबल सिस्टम इज अ डिफिकल्ट वन, तो इन जैसे स्टेबल सिस्टम्स को चेक करने के लिए नाइक्वेस्ट प्लॉट जो है वो अकेला मेथड है जो कि इस टाइप की स्टेबिलिटी को फाइंड कर सकता है। अब इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच की कुछ शॉर्टकमिंग्स देख लेते हैं। लिमिटेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मेथड्स क्या क्या होंगी? Basically, the methods can be applied only to linear systems. Yes, this is the true. कि ये जो मेथड है ये सिर्फ लीनियर सिस्टम्स पे अप्लाई किए जाते हैं। When these methods are applied to systems possessing some degree of non-linearity, जहाँ पर बहुत एक्सटेंसिव मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि सम डिग्री ऑफ नॉन लीनियरिटी सिस्टम में अवेलेबल है, so the result of analysis and design are not exact। तो इस हवाले से हम ये कह पाएंगे कि ये जो मेथड्स हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मेथड्स के, इनके जो रिजल्ट्स होंगे एनालिसिस एंड डिजाइन के वो बहुत एग्जैक्ट नहीं होंगे। सेकंड है, द मेथड्स आर कंसिडर्ड समवट ओल्ड एंड आउटडेटेड इन व्यू ऑफ एक्सटेंसिव मेथड्स डेवलप्ड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 1920s 30s 40s में ये मेथड यूज होते रहे हैं और डिजाइन किए गए थे। बॉडी प्लॉट, नाइक्वेस्ट प्लॉट, निकोल्स चार्ट्स, ठीक है, ये सारे मेथड्स जो हैं तो ये काफी ओल्ड हैं और आउटडेटेड हर फॉर्म में नहीं है। ये नहीं हम कहेंगे कि हर जो डिजाइनिंग की फॉर्म है वहां पर ये आउटडेट हो चुके हैं, लेकिन इन द व्यू ऑफ द डेवलपमेंट फॉर डिजिटल कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में हम इनको कह सकते हैं कि दीज मेथड्स आर ओल्ड एंड आउटडेटेड, ठीक है, बिकॉज डिजिटल कंप्यूटर सिमुलेशन मेथड्स आर modeling method are follows normally time domain analysis and most recent methodologies जो कि इन old and outdated को नहीं follow करती। For an existing system, obtaining frequency response is possible only if the time constants are up to few minutes, ठीक है, अगर सिस्टम का जो टाइम कॉन्स्टेंट्स है उसकी अगर हम बात करें कि few minutes तक है तो frequency response is possible, ठीक है। However, if the time constants are few hours or days, then the methods are not convenient to apply for practical testing. And the final one is obtaining frequency response practically is fairly time consuming. This one is the final point of the limitations of frequency response methods. तो यहाँ तक frequency response methods का introduction complete हो चुका है। अब next वीडियो में फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के जो प्लॉट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और बॉडी प्लॉट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।